जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। दोस्तों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, एक बार चलने का हौसला तो रखिए। आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हीं लाइन के साथ एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, नरेशन यानी कि कथन। तो दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 6 में, 7 में, 8 में, 6 तो थोड़ा छोटा क्लास हो जाएगा, नहीं तो आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, या फिर आप एनडीए, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीटीसी, एसएससी या किसी और कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब तक आपने कई बार नरेशन पढ़े होंगे, या अब इस बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि ये लास्ट टाइम है आपका नरेशन पढ़ना। अगर आप पूरे मन से, पूरे जोश के साथ नोट्स बना के इस वीडियो को देखते हैं और जितनी श्रृंखलाएं आने वाली है नरेशन की उन सभी को ध्यान से देखोगे ना, तो नरेशन तो आपका तैयार होने वाला ही है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि आपका नरेशन नहीं तैयार होगा और आप नरेशन अच्छे से बनाना सीख जाओगे। सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 9th के स्टूडेंट हो ना, तब भी आप पढ़िए, आपका बेस है। आप अगर 9th और 10th में अच्छे से नरेशन पढ़ लेते हो तो लाइफ टाइम जब तक आप स्टडी करोगे ना, आपके लिए नरेशन काफी यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या होता है नरेशन। बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कोई भी कठिन नहीं। कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्लास के लिए बच्चों, आप 9th में हो ना, आप 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, आप भी इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए। क्योंकि आप जरा सोचिए कि कोई स्टूडेंट 12th में है, उसको नरेशन नहीं आती है, आप 8th में हो ना और 9th में हो, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो, कोई 10th वाला 12th वाला भी देख रहा है, तो एक बात जरा सोचिए, वो 12th में अभी उसको पढ़ना है, आप 9th में हो, 8th में हो, आप अभी पढ़ रहे हो, तो बेस्ट है आपके लिए, अभी से सीख लोगे तो फ्यूचर में आपके लिए काफी काम आने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बेसिक्स होती हैं। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, ट्रिक को पढ़ने से पहले हमको बेसिक्स पे काम करना चाहिए। क्योंकि ट्रिक क्या है, ट्रिक आज याद है आपको, आप कल ट्रिक भूल जाएंगे। अगर आप बेसिक्स पे काम करते हैं तो बेसिक्स से आप खुद ट्रिक बना सकते हैं। व्हाट इज ट्रिक? ट्रिक होती क्या है बच्चों? देखो, ट्रिक खुद से बनाई जाती है, ऐसा नहीं ट्रिक कहीं से आ गई, ट्रिक किसी की ट्रिक की बुक है कि हाँ किसी ने ट्रिक ही लिखा है, तो ट्रिक आप खुद से बना सकते हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि राम सेड टू मी इन्वर्टेड कामा। पहले तो जो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो पहली बार पढ़ रहे हो, जान लें इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ठीक है। तो राम सेड टू मी इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, ये आपका एक सेंटेंस लिखा गया है। आपको जो बेसिक बातें जाननी जरूरी है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ये आपकी बेसिक चीजें होती हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच मींस क्या होता है, इसके मींस होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच मींस क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट मींस होता है अप्रत्यक्ष। अब इसको हल्का सा हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कथन क्या है, तो इसकी जब डिफिनेशन बनती है, आप लोग फेयर निकाल लीजिए, उसमें नोट करते हुए चलिए कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते हुए चलिएगा। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सपोज करिए कि आपका भाई हो, छोटा या बड़ा कोई मतलब नहीं, आप दो भाई हो और आपस में बात कर रहे हो। आप अपने छोटे भाई से कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं। क्या कहते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं। छोटा भाई गया मम्मी के पास, उसने मम्मी से कहा, मम्मी भाई ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। बताइए इसमें वक्ता कौन था, वक्ता इसमें कौन था, जिसने बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं। और जो आपका छोटा भाई था उसने हूबहू जा करके वही मम्मी से कह दिया कि मम्मी भाई ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। यानी कि वक्ता जो था उसने कहा था मैं बाजार जा रहा हूं, उसके कथन को हूबहू जाके छोटे भाई ने मम्मी को बता दिया। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कह दूं कि मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, आपके स्टूडेंट सब लोग बैठे हुए, मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको परसों नहीं पढ़ाऊंगा। आपका एक फ्रेंड आज एब्सेंट है, वो आपसे मिलता है, उसने कहा सर ने क्या कहा कल के विषय में, कल क्या पढ़ाएंगे, तो आप उससे क्या कहते हैं कि सर ने कहा कि कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो सर ने बोला था कि मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, आपके फ्रेंड ने
अपने फ्रेंड से क्या बोल दिया, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि सर की बातों को हूबहू जाके वैसे ही उतार दिया, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों बोल दिया, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर वही छोटे भाई वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, छोटा भाई जाता है मम्मी से कहता है कि मम्मी भाई ने कहा कि वह बाजार जा रहे हैं। अब बताइए भाई ने क्या बोला था कि मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन छोटे भाई ने क्या किया, उसको अपने शब्दों में बोल दिया कि वह बाजार जा रहे हैं। ये क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। देखिए कहीं पर ये डिफिनेशंस नहीं लिखने को आती हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम अपने शब्दों में उसका अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा था कि राम सेड टू मी, ये आपका क्या था, ये आपका डायरेक्ट स्पीच था। क्या था, डायरेक्ट स्पीच था, ठीक। और डायरेक्ट स्पीच में हमेशा किसका प्रयोग होता है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच इसका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट, आई है वहां राम है, ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वाज हो जाएगा गोइंग टू कानपुर। देखिए वहां पर हो गया कि वह, ठीक है, वही चीज ना कि मैं कानपुर जा रहा हूं, ये क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच। फिर उसने क्या कहा, राम ने मुझसे कहा कि वह कानपुर जा रहे थे, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट। कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब ज्यों कहते हैं लिख देंगे डायरेक्ट, अपने शब्दों में अर्थ प्रकट करेंगे तो इनडायरेक्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों बिना इसके ना नरेशन तो भूल ही जाइए, ये चीज आप नहीं समझते हो तो नरेशन आपको बहुत ही टफ हो जाएगा। सुनिए, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जिस क्रिया के द्वारा, ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है कि जिस क्रिया के द्वारा वाक्य की शुरुआत होती है, जिस क्रिया के द्वारा वाक्य की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जिस क्रिया के द्वारा वाक्य का अर्थ प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब भी आपके समझ में ना आया होगा तो मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे आसान परिभाषा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि सेंटेंस आउटसाइड कॉमा, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो आउटसाइड हो, जो कामा के बाहर हो, वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर हो वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों ये चीज जरूर याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। आप पहचानिए जो सेंटेंस कामा, देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो अंदर है तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और बाहर है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी वो रिपोर्ट कर रहा है वर्ब को, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। यानी कि कामा के अंदर बंद है, चाहे वो पहले आ जाए चाहे वो बाद में आ जाए, कामा के अंदर बंद है तो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, और कामा के बाहर है तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। कभी सेंटेंस, कुछ लोग कहते हैं कि जो आगे आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो बाद में आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो कभी आपका सेंटेंस ऐसा भी तो आ सकता है कि आई एम गोइंग टू कानपुर, फिर दे सकता है राम सेड टू मी। तो आपको बिल्कुल ये रटना नहीं है कि आगे और पीछे, आपको ये समझना है कि ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर होता है, भीतर यानी कि अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो कामा के अंदर वाले वाक्य को स्पीच कहते हैं, बाहर वाले वाक्य को वर्ब कहते हैं। अब देखिए जिस वर्ब के द्वारा वाक्य की शुरुआत हो रही रिपोर्टिंग वर्ब, और जिसके द्वारा अर्थ प्रकट किया जा रहा है वो क्या हो गया, आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। देखिए मैं आपको नरेशन एक नए तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। अब नरेशन को पढ़ने से पहले बच्चों ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। ये चीज अगर आप नहीं समझते हो, नहीं जान पाते हो, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। इसका मतलब क्या है, एक वीडियो अपलोड हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैं उसकी भी लिंक आपको दे रहा हूं, जाके आप वहां से चेक कर सकते हो सेंटेंस। लेकिन मैं यहां पर भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। देखिए नरेशन बनाने का जो पहला रूल है, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा सारी चीज, मैंने कहा ट्रिक आप खुद से बना सकते हो। नरेशन बनाने का जो सबसे पहला रूल है वो रूल क्या है कि नरेशन बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए, नरेशन बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानते हैं। ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर आपको इनडायरेक्ट सीखना है तो क्या करना है, आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब जो वाक्य कामा के भीतर बंद है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वाक्य किस कामा के भीतर बंद है वो किस सेंटेंस का है। अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आपका नरेशन नहीं बन सकता है। ये 101% क्लियर है बच्चों।
यानी कि आपको क्या करना है, आपको पहले जो वाक्य कामा के भीतर बंद है उसका टाइप पहचानना है कि वो किस सेंटेंस का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा जो चेंजेज होते हैं, हमेशा जो परिवर्तन होते हैं टेंस संबंधित, वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, आप कैसे पहचानोगे कि किस सेंटेंस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग इसको एक बार लिख भी सकते हैं इतना। तो आपके सेंटेंस 5 होते हैं, आप सब लोग जानते हो। असर्टिव सेंटेंस एक आपका होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। आपको और डिटेल पढ़ना है तो लिंक दी गई है, उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा और लास्ट आपका होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस मींस कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा या कामना सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मींस होता है विस्मयादबोधक वाक्य। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको नरेशन सीखना है तो आपको ये चेक करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कामा के अंदर बंद है, वो इन 5 में से किस टाइप का सेंटेंस है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो भाई, क्योंकि असर्टिव का दूसरा रूल होता है, इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल होता है, तो आपको ये जानना तो बहुत आवश्यक है ना कि किस टाइप का सेंटेंस है। मान लीजिए आप सेंटेंस नहीं पहचान पा रहे हो तो उसमें नियम कैसे लगाओगे। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है आरएस। अब सबसे पहले अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि जो ये सेंटेंस लिखा गया है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, उसका सेंटेंस पहचानना है, ये जानना है कि आई एम गोइंग टू कानपुर, ये किस टाइप का सेंटेंस है इन 5 में से। क्योंकि यार आप ये जान पाओगे तभी आगे ये जो रूल हैं उसको आप फॉलो कर पाओगे। चलिए असर्टिव देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो जाए, ही से हो जाए, सी से हो जाए, इट से हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही से, सी से, इट से, आई से हो जाए, यू से हो जाए, बी से हो जाए, या दे से हो जाए, या किसी के नाम से हो जाए, नाउन से हो जाए, और अंत में क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो, क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, ऐसे वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर सुनिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नहीं समझ पा रहे हैं तो और बढ़िया समझिए। अगर ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर बंद है, अगर उसकी शुरुआत ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे या किसी के नाम से हो जाए, इनमें से किसी भी चीज से हो जाए, तो आप समझ जाओगे सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपका असर्टिव है। देखिए यहाँ पर शुरुआत किससे हुई थी, आई से हुई थी, तो आपने पहचान लिया सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस असर्टिव में है। तो आप रूल किसका लगाओगे, असर्टिव का लगाओगे। चलिए, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव में या फिर वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से हो, जो मैं आगे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत आप अपने आगे इसको जोड़ लेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सहायक क्रिया समझते हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, या फिर किसी वाक्य की शुरुआत व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर यानी कि WS से हो जाए, समझते हो, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच, और अंत में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसे सेंटेंस किसके अंतर्गत आएंगे, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए मैंने कह दिया कि राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कामा के अंदर बंद है, सेंटेंस पहचानो, तो व्हाट है, क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो जो रूल लगने वाला है वो इंट्रोगेटिव का लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, डोंट से हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, नेवर से हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, प्लीज से हो, या फिर किससे हो, लेट से हो, और अंत में फुल स्टॉप लगा हो, तो सेंटेंस क्या होगा, इंपरेटिव होगा। रूल कौन सा फॉलो करेंगे, इंपरेटिव का करेंगे। मैंने कह दिया राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने आपसे कह दिया कि he said to me do not hate the poor, उसने मुझसे कहा गरीबों से घृणा मत करो, सेंटेंस आपका कैसा है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव है। रूल कौन सा लगाओगे, इंपरेटिव लगाओगे। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर आप यही नहीं पहचान पाते हो कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टाइप का है, तो क्या आपका नरेशन बनेगा, भूल जाइए नरेशन बनाना। इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानना। चलिए
हमने कह दिया, समझ में तो आ रहा ना? अगर समझ में आ रहा जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों तक कर दीजिए, ताकि ये नरेशन जो है ना, एक बेसिक से नरेशन सबको आ सके और सब बच्चे नरेशन आसानी से सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टेटिव कामना इच्छा सूचक वाक्य कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में शब्द से होती है, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे लगा होगा, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव का। रूल कौन सा फॉलो करेंगे? ऑप्टेटिव का। उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कह दिया कि ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, आपने सुना ही होगा, लोग बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। अब किस टाइप का सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया आपका ऑप्टेटिव का। रूल कौन सा फॉलो करेंगे? ऑप्टेटिव का। बच्चों एक बात और ख्याल रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं आपको देखना है किस सेंटेंस में, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमेशा ऐसे ही दिया होगा, यहाँ सेड होगा, नहीं तो सेज होगा, नहीं तो यहाँ राम के अलावा कुछ और सब्जेक्ट हो जाएगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पहचानना क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, चाहे वो पहले दिया हो चाहे वो लास्ट में दिया हो। अब एक्सक्लामेटिव कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो अगर किसी वाक्य में हुर्रा शब्द आ गया हो, किसी वाक्य में क्या आ गया? एलास शब्द आ गया हो, किसी वाक्य में ओ शब्द आ गया हो, तो और इसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा। और कभी कभी क्या होता है, एक्सक्लामेटिव में हाउ भी आता है और एक्सक्लामेटिव में व्हाट भी आता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होता, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। तो इस सेंटेंस को आप देख करके समझ सकते हो सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस ये आपका एक्सक्लामेटिव में है, कोई प्रॉब्लम? तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत, वाक्य क्या, ये कह लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यानी कि जो कामा के अंदर बंद है उसकी शुरुआत ही, से, इट, आई, बी, यू, दे से होती है, किसी के नाम से होती है, असर्टिव हेल्पिंग वर्ब से होती है या डब्ल्यूएस से होती है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, डोंट से होती है, नेवर से होती है, प्लीज से होती है, लेट से होती है तो इम्परेटिव, सॉरी अगर हेल्पिंग वर्ब से होगी, डब्ल्यूएस होगी तो इंट्रोगेटिव, और इससे होगी तो इम्परेटिव। मे के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा तो ऑप्टेटिव, और हुर्रा एलास ओ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, या फिर हाउ या व्हाट आ जाएगा, उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। देखिए ये जो चीज मैंने लिखी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप कहते हैं मुझे नरेशन आता है, तो ये गलत बात है। बिना इसके नरेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस नहीं पहचानोगे तो आगे रूल कैसे फॉलो करोगे? होता क्या है कि जब ये आप पहचान लोगे बच्चों ना, तभी तो यहाँ परिवर्तन करोगे। क्योंकि सेट टू का कभी टोल्ड आपने पढ़ा होगा, कभी आस्क्ड पढ़ा है, क्या हमेशा टोल्ड लगाते हैं? नहीं, असर्टिव में टोल्ड लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगाते हैं, इंपरेटिव में ऑर्डर लगाते हैं। तो ऐसा कैसे लगाते हैं? क्योंकि इसके अनुसार लगाते हैं, जिस कैटेगरी में होगा उसी कैटेगरी में इसको बदला जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एक नोट्स तो आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोग बीटीसी सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हो तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर है और जो फोर्थ सेमेस्टर उसमें इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में नरेशन कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नरेशन तो मैं आपको केवल 2 रूल से ही पढ़ाऊंगा। आप भी सोच रहे हो कैसा रूल है, 2 ही रूल कैसे? तो 2 ही रूल से पढ़ाऊंगा। नरेशन बनाने के सिर्फ मैं आपको 2 रूल पढ़ाऊंगा, एक जनरल रूल पढ़ाऊंगा आपको और दूसरा स्पेशल रूल पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको केवल 2 रूल पढ़ाऊंगा। एक जनरल रूल पढ़ाऊंगा आपको, सामान्य नियम, साधारण नियम, और एक पढ़ाऊंगा स्पेशल रूल्स यानी कि विशेष नियम। है ना मजेदार बात? बिल्कुल अच्छा आपको लगेगा, एकदम न्यू, आपको क्या न्यू तरीका लगेगा। आप लोग एकदम नए तरीके से आप नरेशन पढ़ने जा रहे हो कि जनरल रूल और आपको क्या पढ़ना है? स्पेशल रूल यानी कि साधारण नियम और विशेष नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जर्नल मतलब आप सब लोग जानते हो, साधारण नियम की बात होगी। अब साधारण नियम क्या है और स्पेशल नियम क्या है? देखिए साधारण जो नियम होता है इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका साधारण नियम होता है, ये साधारण मतलब क्या समझते हैं कि सबके लिए एकदम सिंपल, और स्पेशल मतलब विशेष। आप कहते हो ये हमारे लिए बहुत विशेष है। जैसे आपके घर पे भी कई लोग मेहमान आते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे आपके गेस्ट आते होंगे, मेहमान आते होंगे जिनके लिए कुछ विशेष हम लोग चेयर रखे रहते हैं, कप्स रखे रहते हैं, कई लोग गिलास में ही दे देते हैं पानी पीने को, चाय पीने को। तो ये भी तो विशेष हुआ कि भाई विशेष, इनसे विशेष हमारे लगाव है, विशेष दोस्ती है, विशेष फ्रेंडशिप है। और कितने जर्नल लोग हैं, मतलब चल जाता है एक साथ ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जर्नल मतलब सामान्य, साधारण, जो हर जगह फॉलो हो, और स्पेशल माने विशेष, जो कभी कभी फॉलो हो और सबका लिए अलग अलग विशेष व्यवस्था की गई हो। और जर्नल मतलब आओ सब छोड़ो, भाई आपने जर्नल सुना होगा ना, ट्रेन में आप लोग जब उसमें हम लोग यात्रा करते हैं तो बोलते नहीं जर्नल है, कंपार्टमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जर्नल रूल मीन्स होता है साधारण नियम। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका जर्नल रूल होता है, स्पेशल होता है, पढ़ना ही तो है।
जो जनरल रूल होता है वो कहाँ लगता है, वो लगता है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में। इस बात को याद रखिएगा, जो जनरल रूल होता है कहाँ लगता है, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि यहाँ लगता है। जनरल रूल कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। और सामान्य है, यानी कि आपका सेंटेंस कुछ भी होगा, मैंने आपको बता दिया सेंटेंस ना, ये आपको पहचानना क्यों है बताओ, ये आपको स्पेशल रूल के लिए पहचानना है। यानी कि स्पेशल रूल मीन्स होता है विशेष नियम सभी सेंटेंस के लिए अलग अलग, और इसमें परिवर्तन कहाँ होता है, इसमें परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। आपने देखा होगा ना कि असर्टिव में सेट टू का टोल्ड होता है, होता कि नहीं होता, सेट टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स होता है, टू नहीं होता है तो जो कहते हैं उतार देते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आस्क करते हैं, ये फिर ऑर्डर करते हैं, ये सब परिवर्तन कहाँ करते हैं, ये सारे परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। यानी कि स्पेशल रूल कहाँ बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में, और जनरल रूल कहाँ बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में। अब जनरल मतलब होता है सामान्य नियम। अब हम लोग देखते हैं जो सामान्य नियम होते हैं बच्चों, अगर उनको आप पढ़ते हो तो चाहे वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटिव हो, एक बार आप जनरल रूल पढ़ लोगे तो आपको जो पांचों आपके सेंटेंस होते हैं उन पांचों के लिए काम करेगा। यानी कि आप जनरल रूल पढ़ते हो तो इन पांचों के लिए काम करेगा। और इस बात को कहीं तुरंत नोट कर लीजिए कि जो जनरल रूल होते हैं वो हमेशा किसमें लगते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, और जो स्पेशल होते हैं वो कहाँ लगते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में। इसको आप नोट कर लीजिए कि नरेशन बनाने के दो नियम है, मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं कि नरेशन बनाने के दो नियम है, पहला जनरल रूल, दूसरा स्पेशल रूल। फिर आप लिखेंगे नोट, जनरल रूल जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में लगते हैं, पांचों सेंटेंस के लिए सेम होते हैं, लेकिन जो स्पेशल रूल होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में काम करते हैं और पांचों सेंटेंस के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लिख लिए इतना सब लोग, एक बार फिर बोल देता हूं, क्या आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो जनरल रूल होते हैं, साधारण नियम, वो पांचों सेंटेंस के लिए सेम होते हैं, एक बार आप पढ़ोगे बार बार काम करेगा, और ये रिपोर्टेड स्पीच में काम करते हैं। और जो आपका विशेष नियम होता है, स्पेशल रूल होता है, वो काम करता है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, और ये पांचों सेंटेंस के लिए अलग अलग होता है। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग पढ़े थे सेंटेंस ना, याद होगा सेंटेंस मैंने बताया था कि 5 प्रकार के, फिर मैंने बताया असर्टिव भी 2 प्रकार के। वैसे यहाँ रूल तो 2 है, जनरल और स्पेशल, लेकिन अब जनरल रूल में भी 3 रूल हैं भाई, इसको भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई सारे परिवर्तन भी होते हैं। तो जनरल रूल में आपको कितने परिवर्तन मिलेंगे, चेंज ऑफ पर्सन मिलेगा कि पर्सन को बदलना, चेंज ऑफ टेंस मिलेगा, टेंस को बदलना, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे बदलते। एक बात यहाँ पर समझिएगा कि जब हम आपको पर्सन बदलना सिखा देंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब आपको पर्सन बदलना मैं सिखाऊंगा बच्चों, तो एक बात तो इसमें क्लियर रखना कि अगर एक बार आप सीखते हो तो ये पांचों सेंटेंस में फॉलो होगा। एक बात और कि पर्सन एक ऐसी चीज है, पर्सन ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटेंस के बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है नरेशन में तो वो पर्सन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्सन बदलने में ढेर सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। सुनिए, यानी कि पर्सन एक ऐसा नियम है कि वो पांचों सेंटेंस में बदला जाता है। यानी आप सेंटेंस कुछ भी बनाओगे नरेशन का, अगर आप पर्सन सीख लेते हो तो बार बार आपको पर्सन मिलेगा, और एक बार रूल आप पढ़ लोगे ना कैसे बदलते हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम तरीके से पांचों सेंटेंस में रूल फॉलो होगा। एक बार आप पढ़ लोगे चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं, मैंने बता दिया कि इज एम आर का वाज वियर होता है, हैज हैव का हैड होता है। एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, पांचों सेंटेंस में कहीं पर भी इज एम आर आएगा तो उसका वाज भी यही होगा, हैज हैव आएगा तो हैड होगा। मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें रूल फॉलो ना हो। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ा भी होगा कि दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है। तो मुझे एक बात बताइए, आप असर्टिव पढ़ते हो उसमें दिस आता है ऑब्जेक्ट में तो आप दैट करते हो, इंट्रोगेटिव में आप दैट करते होगे, इंपरेटिव में भी आप दैट करते होगे, तो ये कैसा रूल हो गया, इसी को तो बोलते हैं सामान्य नियम, जनरल रूल। क्योंकि जैसा असर्टिव में दिस का दैट होता था वैसा इंट्रोगेटिव में भी दिस का दैट होगा। आप असर्टिव में इज एम आर का क्या पढ़ते हो, वाज वियर, इंट्रोगेटिव में इज एम आर आ गया क्या होगा, उसका भी वाज वियर होगा। तो भाई वही रूल असर्टिव में, वही रूल इंट्रोगेटिव में, तो जनरल रूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो स्पेशल रूल बच्चों होता है, जैसे सेट टू का मैंने कह दिया टोल्ड होता है असर्टिव में, लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता असर्टिव को छोड़ के जिसमें सेट टू का क्या हो जाए, टोल्ड हो जाए। तो इसको विशेष नियम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई एक बार लग गया तो किसी और सेंटेंस में नहीं लगेगा। और पर्सन मैंने बदल दिया तो आपका तीनों में बदल रहा है, मैंने आपका टेंस बदल दिया तो आपका पांचों में बदल रहा है। यानी कि फिर एक ऐसी चीज हो गई आपके जनरल रूल जो सभी सेंटेंस में काम करेगी। तो एक बार फिर से मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूं। और एक बात और बच्चों, वीडियो में बड़ा भी बना सकता हूं, लेकिन होता क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा सीखिए,
कम कम करके सीखिए, जितना सीखिए ठोस सीखिए, अच्छे सीखिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज ऑफ पर्सन। तो इसके लिए एक ब्रॉड वीडियो बनाया जाएगा, एक अलग से वीडियो बनेगा पर्सन बदलने का ही। एक बार मैं जल्दी से देख लेता हूँ। टॉपिक है नरेशन, एनडीए, टेट, सुपर टेट सबके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, गॉट इट। और जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब अपने शब्दों में अर्थ प्रकट करते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डिक्लेरेशन कहीं लिखने को नहीं आएगी लेकिन पहचानना जरूरी है। इनसाइड द कॉमा होगा, यानी कि अगर कोई वाक्य कामा के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। कोई वाक्य कामा के बाहर होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। भाई रिपोर्टिंग वर्ब कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच कथन। अब एक तरीका और होता है याद करने का, इसका एक तरीका और होता है याद करने का। भाई रिपोर्टेड स्पीच क्यों है? आप कोई चीज कामा के अंदर लिखते हो तो कथन है ना, और जो कथन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आप इतना याद रखो कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, स्पीच कथन को दे रहा है तो महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो कामा के अंदर लिखा होगा। यानी कि जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उसको बढ़िया से डैश लगा करके आप लोग एग्जाम देते हो ना बोर्ड का, तो उसमें क्या करते हो, जो महत्वपूर्ण हेडिंग्स होते हैं क्या करते हो? अंडरलाइन कर देते हो, कामा के अंदर कर देते हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देते हो, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो वैसे स्पीच, ठीक, तो क्या हो गया? जो कामा के अंदर है वो स्पीच, कामा के बाहर है वर्ब। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेंटेंस पहचानना है, किस टाइप का सेंटेंस है। और सेंटेंस किसका पहचानना है? रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं। सेंटेंस आपको किसका पहचानना है? सेंटेंस आपको पहचानना है रिपोर्टेड स्पीच का। याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानना है। इन चीजों को जैसे मैं बोला करूं आप तुरंत नोट कर लिया कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर असर्टिव कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य की शुरुआत ही, सीट, आई, भी, उद्देश्य से हुई, किसी के नाम से हुई तो असर्टिव सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत इज, एम, आर, वाज, बियर, हैज, हैव, हैड से हुई है, डब्ल्यूएस से हुई, क्वेश्चन मार्क लगाए तो इंट्रोगेटिव है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है, डोंट से हुआ है, नेवर से, प्लीज से, लेट से, तो कैसा सेंटेंस है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये नहीं, ठीक, नहीं तो आप सोचो सेंटेंस की शुरुआत। चलिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में शब्द से हुई, अंत में विस्मयाबोधक चिन्ह लगाओ। कभी कभी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय भी आ सकता है, तो भी ऑप्टेटिव के अंतर्गत ही आएगा। अगर किसी वाक्य की शुरुआत हुर्राज से, इलाज से, ओ से हुई हो, कभी कभी हाउ और व्हाट भी आ सकता है, लेकिन अंत में चिन्ह लगा होगा, सेंटेंस आपका कैसा होगा? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कितने प्रकार से हम लोग नरेशन पढ़ेंगे? 2 रूल से, जर्नल और स्पेशल। जर्नल मतलब होता है साधारण नियम। जर्नल रूल जो आपके होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में लगते हैं, इसमें बदले जाएंगे। और जो स्पेशल होते हैं विशेष नियम, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए बने होते हैं। ओके, जर्नल रूल 3 प्रकार के होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का बदलना, चेंज ऑफ टेंस, टेंस का बदलना, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इसका बदलना। ये तीनों एक बार आप पढ़ लेंगे तो पांचों सेंटेंस के लिए सेम लगेगा, आपको कोई परिवर्तन नहीं होंगे। एक बार टेंस का रूल पढ़ते हो हमेशा सेम लगेगा। उसके बाद स्पेशल रूल आप पढ़ते हो, विशेष नियम, तो ये सभी सेंटेंस के लिए अलग अलग होते हैं और कहाँ लगते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में लगते हैं। यानी कि अगर आप पढ़ लोगे तो जो पांचों आपके सेंटेंस हैं, असर्टिव में कोई और रूल होगा, इंट्रोगेटिव में कुछ और रूल होगा। एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, जो आपके ये होते हैं जर्नल रूल, ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए लगते हैं। किसके लिए? सॉरी, जो आपके जर्नल रूल होते हैं वो आपके लिए लगते हैं रिपोर्टेड स्पीच के लिए, और जो आपके स्पेशल रूल होते हैं वो किसके लिए लगते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। और देखिए आप क्या करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं पूरा, तो अगर लास्ट तक आप मेरा वीडियो इस टाइम देख रहे हैं तो एक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी नहीं। आधा ज्ञान वैसे भी खतरनाक होता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन ही कर सकते हो बच्चों। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप लोग व्हाट्सएप तो बहुत यूज करते हैं, तो टेलीग्राम बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उसको यूज करिए। उसमें आपको अच्छी चीजें मिलेंगी और आप उससे डायरेक्ट मुझसे जुड़ भी सकते हो। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। न्यू हेवन क्लासेस के साथ आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और आप और किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू।